-10 चीनी आंख की किरकिरी और सेरिंग डोलमा भी 1964 में स्वर्गवासी हो गई। उसका काम संभाला हमारी छोटी बहन जेत्सुन पेमा ने, जो उतनी ही बहादुर व दृढ़ निश्चयी निकली। आज ये नर्सरी धर्मशाला के तिब्बती बालग्राम के एक हिस्से की तरह फल फूल रही है। तिब्बती बालग्राम, जिसकी शाखाएं भारत भर में है, कोई 6000 बच्चों को आश्रय व शिक्षा देता है, जिनमें से 1500 बच्चे धर्मशाला में हैं। यद्यपि शुरू में अधिकतर धनराशि की व्यवस्था भारत सरकार ने की थी, पर अब अधिकतर खर्च एस इंटरनेशनल दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्ष बाद हमारी कोशिशों का परिणाम देखकर खुशी होती है। आज 2000 से ज्यादा शरणार्थी बच्चे उच्च शिक्षा के स्कूलों से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अधिकतर भारत में हैं, जबकि पश्चिम में उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। नेहरू जी की यह बात ध्यान रखकर कि बच्चे हमारे अमूल्य स्रोत हैं, मैंने शिक्षा कार्यक्रम में गहरी रुचि ली। उन प्रारंभिक दिनों में स्कूल के नाम पर जीर्ण शीर्ण भवन थे, जिनमें भारतीय शिक्षक बच्चों के विभिन्न समूहों को पढ़ाते थे। अब हमारे पास अच्छी संख्या में तिब्बती कर्मचारी हैं, लेकिन आज भी काफ़ी भारतीय शिक्षाविद इससे जुड़े हैं। शिक्षादान करने वाले सभी पुरुषों व महिलाओं तथा उनके पूर्ववर्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने दूरस्थ क्षेत्रों में बड़े खराब हालात में अपनी जिंदगी मेरी जनता की सेवा में अर्पित कर दी। एक नकारात्मक पहलू ये रहा कि दुर्भाग्य से बहुत से बच्चों ने, खासकर लड़कियों ने, शिक्षा पूरी नहीं की। ऐसा कई बार उनकी अपनी अनिच्छा से होता है, तो कई बार उनके माँ बाप की अदूरदर्शिता के कारण। मुझे जब कभी भी सही मौका मिला है, मैंने उनके माँ बाप से कहा है कि उनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है तथा उन्हें थोड़े समय के लाभ के लिए अपने बच्चों के नाजुक हाथों की मदद नहीं लेनी चाहिए। अन्यथा अर्धशिक्षित बच्चों की फसल उगेगी, जिनके सामने अनेक सुअवसर आएंगे, मगर शिक्षा से वंचित होने के कारण वे उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इससे असंतोष पनपेगा और लालच भी। नेहरू जी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। उनके 3 साल से भी कम सत्ता में रहने के बावजूद मैं उनसे कई बार मिला तथा उनका आदर करने लगा। नेहरू जी की तरह शास्त्री भी तिब्बती शरणार्थियों के हमदर्द थे। हाँ, नेहरू से ज्यादा वह हमारे राजनीतिक दोस्त भी थे। थाईलैंड, फिलीपींस, माल्टा, आयरलैंड, मलेशिया, निकारागुआ और अल साल्वाडोर द्वारा रखे गए प्रस्ताव के कारण 1965 की शरद ऋतु में तिब्बत पर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई। शास्त्री जी के जोर देने पर इस बार भारत ने तिब्बत के पक्ष में वोट डाला। शास्त्री जी की शासन अवधि के दौरान ऐसा लगने लगा था कि नई भारतीय सरकार तिब्बत की निर्वासन सरकार को मान्यता दे देगी। लेकिन अफसोस कि प्रधानमंत्री ज्यादा समय तक नहीं जिए। इसी बीच भारत एक बार फिर युद्ध में उलझ गया। इस बार पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा। सितंबर 1965 को। चूंकि धर्मशाला भारत पाक सीमा से 100 मील से भी कम पड़ता है, इसलिए मैं युद्ध के त्रासद प्रभाव देख पाया। लड़ाई छिड़े ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मैं दक्षिण की बस्तियों की यात्रा पर चल दिया। रात थी और ब्लैकआउट का समय था। पठानकोट के रेलवे स्टेशन तक का 3 मील का रास्ता हमें बिना हेडलाइट्स जलाए तय करना पड़ा। सड़क पर अन्य वाहन सिर्फ मिलिट्री के ही थे तथा मैं सोच रहा था कि कितनी बेचारगी है जो आम नागरिक पीछे छुपा लिया जाते हैं तथा सुरक्षा बलों को आगे कर दिया जाता है। वास्तव में ये भी तो इंसान है, मेरे जैसे इंसान। कठिन यात्रा के बाद जब आखिरकार हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो नजदीकी पठानकोट हवाई अड्डे पर बमों की धूम धड़ाम हो रही थी। एक बार तो मैंने ऊपर जेट घरानता सुना और दूसरे ही पर लड़ाकू विमान प्रतिरोधी प्रणाली सक्रिय हो गई और उसने आकाश में गोले बरसाने शुरू कर दिए। शोर भयावह था और मैं खूब डरा। हाँ, संतोष इस बात का है कि डरने वाला मैं अकेला ही नहीं था। मैं ऐसी ट्रेन पर कभी नहीं चढ़ा था जैसी पर उस रात बैठा, जो स्टेशन से एकदम छूट भागे। दक्षिण में पहुंचकर मैं सबसे पहले बालकुप्पे गया, जहां 10 सितंबर को मैंने मूल शरणार्थी बस्ती देखी। अब तक यहां 3200 लोग रह रहे थे। ईंटों और स्थानीय टाइलों से बने पक्के घर थे वहां और कुओं की खुदाई तथा वृक्षों की कटाई पूरी हो चुकी थी। मूल योजना के अनुसार अब खेती का कार्य सुचारू ढंग से हो रहा था। हर व्यक्ति को 1 एकड़ जमीन की नामात्र मिल्कियत दी गई थी।
लेकिन असल में यहाँ सहकारी रूप से कृषि हो रही थी, तथा कुछ हिस्सा छोड़ दिया था जिसमें मौसमी फल व सब्जियां लगी थीं। मुख्य फसलें होनी थीं चावल, मक्का तथा रागी। मैं ये तरक्की देखकर प्रसन्न था। इससे मेरे विश्वास को पुनः बल मिला कि दृढ़ संकल्प के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण की ताकत होनी भी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर स्थिति में मुझे काफी सुधार लगा। अब मेरे लिए निराश लोगों को समझाने की समस्या नहीं थी, न अब मुझे भविष्य में समृद्धि का वचन देना था जिस पर खुद मुझे विश्वास नहीं होता था। यद्यपि उनकी मेहनत रंग लाई थी, मगर जिंदगी अब भी उनकी बहुत मुश्किल थी। भारत सरकार के साथ इनके पुनर्वास की योजना के वक्त हमने उम्मीद की थी कि ये 5 साल के भीतर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद वे अतिरिक्त खाद्यान्न बेचकर भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे। लेकिन उस आशावाद में हम ये भूल गए कि श्रमिक तो अप्रशिक्षित हैं। इनमें कुछ ही लोगों को खेती की कुछ अनुभव था। भूतपूर्व व्यापारी, भिक्षु, सैनिक, बंजारे तथा भोले भाले ग्रामीण जिन्हें कुछ पता न था, सभी इस साहसिक कार्य में जुटे थे। और निस्संदेह ही भारत के कटिबंध क्षेत्र में खेती करना तिब्बत की ऊंचाइयों से बिल्कुल अलग है। इसलिए जो थोड़ा बहुत जानते भी थे उन्हें बैल हाँकने से लेकर ट्रैक्टर चलाने तक सब कुछ दोबारा सीखना पड़ा। इस तरह 5 साल के बाद भी कैंपों की हालत खस्ता सी थी। तो भी पुनर्वालोकन करूं तो 1960 का अर्धदशक तिब्बती पुनर्वास प्रोग्रामों के लिए निखार पर था, क्योंकि जमीनें साफ की जा चुकी थीं। अधिकतर शरणार्थी चिकित्सा सुविधा पा रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस व अन्य की सहायता से, तथा कृषि उपकरण नए थे, जबकि आज ये पुराने हो चुके हैं तथा काफ़ी मरम्मत मांगते हैं। इस अवसर पर मैं बालकुप्पे में हफ्ते या 10 दिन रहा और उसके बाद भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम जाने के पहले मैसूर, उटकमान तथा मद्रास गया। मुझे राज्यपाल के साथ रहने का मौका मिला। आखिर में मेरा प्रवास कई हफ्तों का हो गया, क्योंकि उत्तर में बड़ा खतरनाक युद्ध हो रहा था और धर्मशाला पर 2 बम पहले ही गिर चुके थे। पर मैंने समय नष्ट नहीं किया। दरअसल हुआ यूं कि राज्यपाल के निवास राजभवन में मेरा कमरा रसोईघर के बिल्कुल सामने था। एक दिन मैंने देखा कि दोपहर के भोजन में परोसे जाने के लिए एक चिकन की गर्दन मरोड़ी जा रही है। मुझे ख्याल आया कि बेचारा ये जीव कितना कष्ट सह रहा है। इससे मुझे बेहद पछतावा हुआ तथा सोचा कि अब वक्त आ ही गया है कि मुझे शाकाहारी हो जाना चाहिए। जैसा कि बता ही चुका हूँ कि नियम से तिब्बती शाकाहारी नहीं होते, क्योंकि तिब्बत में सब्जियां बहुत कम होती हैं तथा मांस ही मुख्य आहार रह जाता है। इसके बावजूद भी कुछ महायान ग्रंथ कहते हैं कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को शाकाहारी होना चाहिए। अपने संकल्प का परीक्षण करने के लिए मैंने भोजन मंगवाया। मैंने भोजन को गौर से देखा। चिकन को प्याज व तरी के साथ अंग्रेजी अंदाज में बनाया गया था और स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। लेकिन मुझे इसे खाने से इनकार करने में जरा भी दिक्कत न हुई। इसके बाद से मैं पूर्णतया शाकाहारी हो गया तथा मांस के साथ साथ अंडे व मछलियों को भी त्याग दिया। यह नया तरीका मुझे रास आ गया और मैं संतुष्ट था। मैंने नियम की कड़ी व्याख्या से संतोष की भावना महसूस की। पीछे 1954 में बीजिंग में मैं चाइंग एन लाई व एक और राजनीतिज्ञ से शाकाहार पर बात कर रहा था। वह दूसरा व्यक्ति खुद को शाकाहारी भी बता रहा था और अंडे भी हड़प किए जा रहा था। मैंने इस पर सवाल उठाया कि चूंकि चिकन अंडे से आता है, अतः अंडे को शाकाहारी भोजन नहीं कहा जा सकता। हम बहुत ज्यादा असहमत थे। आखिर में चाउ ने इस बहस को कूटनीतिक तरीके से खत्म कर दिया। पाकिस्तान के साथ युद्ध तो 10 जनवरी 1966 को खत्म हो गया, मगर इस खुशखबरी के साथ ही एक बुरी खबर भी आई और वह थी ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री की मृत्यु। शास्त्री वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ समझौते पर विचार करने गए थे। वो इस शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद ही चल बसे। लाल बहादुर शास्त्री ने मेरी स्मृति पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। हालांकि वह कद के छोटे, थोड़े कमजोर और अप्रभावी से दिखते थे, तो भी उनके दिमाग और आत्मा में बड़ी ताकत थी। कमजोर दिखने के बावजूद नेता बड़े होनहार थे। कई लोग ऊंचे पद पर रहकर भी इतने बहादुर और संकल्पी नहीं होते जितने वे थे।
वे जमाने के साथ नहीं बदले बल्कि जमाने को बदलने की कोशिश करते रहे। मुझे उनके दाह क्रिया में बुलाया गया और मैं त्रिवेंद्रम से लौटता हुआ इसमें शामिल हुआ। बहुत उदास वातावरण था, खासकर इसलिए कि जिंदगी में पहली बार किसी शव को इतना करीब से देख रहा था। यद्यपि बौद्ध हूँ और रोज ही मौत को कल्पना में देखता हूँ, उन्हें चिता पर निश्चल लेटे देख रहा था और याद कर रहा था उनकी शैली और मेरे व उनके बीच बीते छोटे छोटे पल। उन्होंने मुझे बताया था कि वे भी पक्के शाकाहारी है, क्योंकि बचपन में विद्यार्थी जीवन के दौरान एक बार एक घायल कबूतर को इतनी दौड़ लगवाई थी कि वह थककर मर गया था। अपने किए पर इतने भयाक्रांत हुए कि कसम खा ली कि कभी मांस नहीं खाऊंगा। सो न केवल भारत ने अपना इतना बढ़िया राजनीतिज्ञ खो दिया, न केवल संसार ने ज्ञानी नेता खो दिया, बल्कि पूरी मानवता ने एक दयालु आत्मा खो दी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री को अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित करके धर्मशाला लौट आया, मगर आने से पहले दिल्ली में युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पताल में मिलकर आया। जिसे मिला वे अधिकतर अफसर थे, कई बहुत तकलीफ में थे और पीड़ा भोग रहे थे। जब मैं पलंगों के बीच, घायलों के सुबकते परिवारों के बीच से गुजरा तो सोचा कि यही है युद्ध का असली परिणाम, भीषण मानव संकट। झगड़ों की अन्य बातें तो फिर भी शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाई जा सकती हैं। थोड़ी तसल्ली कही थी तो सिर्फ इतनी कि अस्पतालों में तो फिर भी अच्छी देखभाल हो रही है। कई जो संघर्ष में फंसे थे उन्हें ऐसी सुविधा नहीं मिली होगी। एक पखवाड़े बाद इंदिरा गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चूंकि अक्सर उनके पिता से मिलते वक्त में हर बार उनसे भी मिलता रहा था, इसलिए मैंने उन्हें अपने करीब ही महसूस किया। वे भी मुझे करीबी मानती हैं, इस विश्वास का भी कारण था। एक से ज्यादा बार उन्होंने अपने लिए तकलीफदेह बातों व व्यक्तियों को लेकर मुझे विश्वास में लिया था। मैंने समझा कि मैं उन्हें इतना जानता हूं कि उनके प्रथम शासन के आखिर में एक अवसर पर मैंने उन्हें याद दिलाया कि किसी नेता के लिए आम आदमी के संपर्क में रहना बेहद आवश्यक है। मैं स्वयं भी छोटी उम्र में ही यह बात जान गया था कि जिसे नेतृत्व करना है वह आम जनता के नज़दीक रहे, अन्यथा आपके इर्द गिर्द के सलाहकार व कर्मचारी अपने फायदे के लिए आपको भ्रमित कर सकते हैं और चीज़ों को साफ तौर पर समझने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। प्रत्येक भारतीय प्रधानमंत्री की तरह इंदिरा गांधी का भी तिब्बती शरणार्थियों की हार्दिक सहायता के लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। शुरू से ही वह मसूरी के तिबेतन होम्स फाउंडेशन की सदस्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सहायक रहीं। जब पढ़ाई के महत्व की बात आती तो उनके विचार अपने पिताजी जैसे हो जाते, लेकिन इमरजेंसी के बाद उनकी निंदा के लिए काफ़ी सख्त भाषा का प्रयोग किया गया। कुछ लोग उन्हें तानाशाह भी कहते थे, मगर मैंने देखा कि मार्च 1977 में वोटरों ने अपना निर्णय दिया तो उन्होंने बड़ी सहजता एवं सम्मानपूर्वक सत्ता त्याग दी। मेरे लिए वह लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण था। संसद में व बाहर काफ़ी विवाद था, मगर उन्होंने जब वक्त आया तो बिना मुश्किल पैदा किए विदा ली। मुझे राष्ट्रपति निक्सन के बारे में भी ऐसा ही याद आता है। अक्सर नेतृत्व परिवर्तन को रक्तपात का संकेत माना जाता है। ये वास्तव में ही सभ्य देशों का लक्षण है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली व्यक्तिगत हितों पर विजय पाती है। इसी समय चीनी जन गणतंत्र ने घरेलू राजनीति की बिल्कुल ही भिन्न तस्वीर पेश की। 1960 के अर्ध दशक से लेकर 1976 में माओ की मृत्यु तक देश व इसके उपनिवेशों में खूनी और हिंसक उफान आते रहे थे। इस तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति की सही तस्वीर उभरने में कई वर्ष गुजर गए। पता लगा कि ये दौर न केवल निरुद्देश्य पागलपन का था, बल्कि माओ की पत्नी चियांग चिंग का व्यवहार भी साम्राज्य सा रहा। इसी वक्त मैंने समझा कि कम्युनिस्ट नेता, जिन्हें पहले मैं कई शरीरों में रह रहा एक साझा दिमाग मानता था, एक दूसरे की गर्दन पर सवार हैं। तो भी उपद्रव की हद का अनुमान लगाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। अन्य कई तिब्बतियों के साथ मैंने भी जाना कि हमारी प्यारी जन्मभूमि पर कई भयानक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन संचार तो टूटा हुआ था पूरी तरह। हमारी खबरों का एकमात्र स्रोत थे वे नेपाली व्यापारी, जिन्हें यदाकदा सीमा पार आने दिया जाता। उनसे बहुत कम और बासी खबरें मिल पाती। उदाहरण के लिए 1959 में तिब्बत में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर जनक्रांति की खबर मुझे 1 साल बाद मिली।
कुछ लोगों के अनुसार 1959 में जितने लोग मरे थे उससे ज़्यादा तो तब मरे जब बदला लेने की कार्यवाही शुरू हुई। अब हमें मालूम है कि अशांति फैलने की ऐसी कई घटनाएं हुई। यद्यपि मेरा बीजिंग के नेताओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध न था, जिन्होंने अब मुझे भिक्षु के वेश में भेड़िया कहना शुरू कर दिया था। मैं चीनी सरकार के गुस्से का केंद्र बिंदु बन गया था तथा लासा में मेरी लगातार निंदा की जा रही थी कि मैं सिर्फ धार्मिक नेता होने का ढोंग कर रहा था। असल में चीनियों ने कहा कि मैं चोर था, हत्यारा था और बलात्कारी भी। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि मैं श्रीमती गांधी के लिए कुछ हैरानी भरी यौन संबंधी पूजाएं कर रहा था। इस तरह 15 साल तक तिब्बती शरणार्थी एक अंधेरी दुनिया में रहे। आज तो अपने घर लौटने का अवसर उससे भी कहीं दूर लगता है जितना पहली बार निर्वासन में आने पर दिखता था। लेकिन रात के बाद दिन निकलता है और इन वर्षों के दौरान पुनर्वास कार्यक्रम का सुफल निकला। धीरे धीरे शरणार्थी सड़क शिविरों से हटाकर भारत में इधर उधर नई बस्तियों में पहुंचाए गए। कुछ एक शरणार्थी भाइयों ने भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में घर बसा लिए। लिखे जाने के वक्त तक लगभग 1200 कनाडा और अमेरिका में बराबर अनुपात में फैले हैं, कोई 2000 स्विट्जरलैंड में और 100 ग्रेट ब्रिटेन में और एक युवा दंपत्ति के आयरलैंड में होने के साथ साथ मुट्ठी भर शरणार्थी लगभग हर यूरोपीय देश में हैं। पुनर्वास की इस दूसरी लहर में निर्वासन में तिब्बती सरकार ने भारत के बाहर कई देशों में कार्यालय खोले। पहला काठमांडू में खोला गया, दूसरा न्यूयॉर्क में और उसके बाद एक एक करके ज्यूरिख, टोक्यो, लंदन और वाशिंगटन में खुले। इन देशों में रह रहे तिब्बतियों के हितों का ध्यान रखने के अतिरिक्त ये कार्यालय हमारे देश, संस्कृति, इतिहास व जीवन आदि पर भी सूचनाएं प्रदान करते हैं। 1968 में मैंने अपने 8 वर्ष के निवास स्वर्ग आश्रम से एक छोटे घर बायरन कॉटेज में जाने का निश्चय किया। ये घर पहले वाले से बड़ा नहीं था, मगर इसमें एक नवनिर्मित कंपाउंड था जिसमें निजी कार्यालय और भारतीय सुरक्षा कार्यालय के साथ साथ प्रवचन कक्ष व एक कार्यालय मेरे लिए था। निर्वासन में तिब्बती सरकार अब सैकड़ों कर्मचारियों की एक मजबूत संस्था बन चुकी थी। इनमें से अधिकांश लोग कुछ दूरी पर स्थित कार्यालयों के कॉम्प्लेक्स में चले गए थे। जब ये पुनर्संगठन हो रहा था तो मेरी मां एक नए घर कश्मीर कॉटेज में चली गई। हालांकि शुरू में उनकी जाने की ज़्यादा इच्छुक न थी और मैं अब पुनः सच्चा भिक्षु जीवन बिता सकता था। बायरन कॉटेज में आने के शीघ्र बाद मैंने नामग्याल मठ की पुनः स्थापना की, जिसके भिक्षु पहले स्वर्ग आश्रम के ऊपर एक छोटे से घर में रहते थे। आज यह मेरे निवास से ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा बाद 1970 में सुगला खांगे नामक नए मंदिर का भी काम पूरा हुआ। इसका मतलब था कि अब मैं पारंपरिक तिब्बती कैलेंडर के विभिन्न उत्सवों में उचित वातावरण में भाग ले सकता था। आज नमग्याल के पास ही बौद्ध विद्या का स्कूल है, जहां भिक्षु समुदाय में शास्त्रार्थ कला जीवित रखी जाती है। अक्सर दोपहर में मंदिर का आंगन भगवा वेश वाले युवा सन्यासियों से भरा रहता है, जो अपने इम्तिहानों के अभ्यास करते वक्त ताली बजाते, सिर हिलाते और हंसते दिखाई देते हैं। 1963 में मैंने बोन धर्म के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक बुलाई। हमने अपनी आम दिक्कतों तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बचाने तथा चलाए रखने की रणनीतियों पर विचार किया। कई दिनों के बाद अंत में मैं संतुष्ट था कि यदि हमें सही सुविधाएं मिल जाए तो हमारा धर्म जीवित रहेगा। और फिर मेरे अपने मठ के उद्घाटन के बाद मैंने बुक्सा द्वार से बचे 1300 भिक्षुओं को लेकर दक्षिणी राज्य कर्नाटक में गंडेन, सेरा और त्रेपुंड मठ की पुनः स्थापना की। आज जब हम निर्वासन में चौथे दशक की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई 6000 से ज़्यादा बड़ा भिक्षु समुदाय है। मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा भिक्षु हैं। लेकिन महत्व आखिरकार इनकी गुणवत्ता और समर्पण का है, न कि गिनती का। 1960 के दशक के आखिर में एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ था। वह लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स है, जिसमें न केवल 40,000 से ज़्यादा मूल तिब्बती ग्रंथ हैं, बल्कि यह अंग्रेजी व तिब्बती दोनों भाषाओं में पुस्तकें भी प्रकाशित कर रहा है। 1990 के दौरान इसने अंग्रेजी की 200वीं पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तकालय भवन पारंपरिक तिब्बती शैली में बना है। शरणार्थियों द्वारा अपने साथ लाई गई वस्तुएं रखी हैं।
जो कुछ एक चीजें लोग साथ ला पाए उनमें बहुत से ग्रंथ व अन्य धार्मिक कलाकृतियां और थानका हैं। इनमें से कई तो विशेष तौर पर दलाई लामा को भेंट की गई हैं। मैंने ये वस्तुएं इन संस्थानों को दे दी। वास्तव में बायरन कॉटेज में जाने से पहले मैं कई हफ्ते बीमार रहा। भारत पाक युद्ध के शांत होने पर 1966 के शुरू में जब धर्मशाला लौटा तो शाकाहारी भोजन बड़े चाव से लेता रहा। दुर्भाग्य से बहुत कम ही तिब्बती व्यंजन होंगे जिनमें मांस का प्रयोग न होता हो। अतः रसोइयों को बिना मांस के स्वादिष्ट भोजन बनाना सीखने में थोड़ा वक्त लग गया। अंततः उन्हें सफलता मिली और वे स्वादिष्ट भोजन बनाने लगे। मुझे भी अच्छा लगता है। इसी बीच कई भारतीय दोस्तों ने मुझे भोजन में दूध तथा कई तरह के मेवे लेने का महत्व बताया। मैंने उनकी सलाह पूरी आस्था से मानी। नतीजा ये हुआ कि 20 महीनों बाद मुझे तेज पीलिया हो गया। पहले दिन मैंने उल्टियाँ की। इसके बाद 2-3 हफ्ते भूख गायब रही और मैं पूरी तरह निस्तेज हो गया। हिलने डुलने में खासा कसरत करनी पड़ती और ऊपर से मेरी चमड़ी चमकीले पीले रंग की हो गई। मैं खुद ही बुद्ध दिखता था। कुछ लोग कहते कि दलाई लामा सुनहरे पिंजरे में कैदी सा रहता है और अब तो मेरा शरीर भी सुनहरा हो गया था। आखिरकार मेरी बीमारी जो हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी निकली, ठीक हो गई, मगर भारी मात्रा में तिब्बती दवाइयाँ खाने के बाद, जिनके बारे में मैं अगले अध्याय में ज़्यादा बताऊंगा। जब मैंने दोबारा रुचिपूर्वक भोजन करना शुरू कर दिया तो डॉक्टरों ने कम चिकनाई वाले भोजन, कम मेवे और कम दूध लेने को तो कहा ही, उन्होंने ये भी कहा कि मैं दोबारा मांस खाना शुरू कर दूं। उन्हें बेहद खौफ था कि बीमारी ने मेरे लीवर को स्थायी नुकसान पहुंचाया है तथा उनकी राय में मेरी उम्र संभवतः घट गई है। बहुत से भारतीय डॉक्टरों की भी यही राय थी, तो न चाहते हुए भी मैं पुनः मांस खाने लगा। अब मैं मांस खाता हूँ, मगर उन मौक़ों पर नहीं जब मुझे आध्यात्मिक क्रियाकलाप करने होते हैं। मेरे उदाहरण का अनुसरण करने वाले कई तिब्बतियों के साथ भी यही हुआ। मैं नए घर में शुरू से ही अति प्रसन्न था। स्वर्गाश्रम की तरह वृक्षों से घिरा अपनी बगीची वाला ये भवन भी अंग्रेजों ने एक पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। जिस घाटी में धर्मशाला स्थित है उसका तथा धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ से अच्छा नज़ारा मिलता है। इसका एक आकर्षण हजारों लोगों को संबोधित करने की बाहर जगह है तो दूसरा इसका बाग है। मैंने शुरू से ही इसमें काम करवाना आरंभ कर दिया था और इसमें फलदार वृक्ष व फूलदार पौधे लगवाए। ये काम मैंने अपने हाथों से किया। बागवानी में मुझे आनंद आता है। अफसोस यह है कि कुछ ही वृक्षों को फल लगे और वे भी कड़वे, मगर तसल्ली उन पक्षियों तथा कई प्रकार के जानवरों को देखकर दे लेता हूँ जो इसमें आते रहते हैं। वन्य जीव देखने में मुझे बागवानी से भी ज़्यादा मज़ा आता है। इस खातिर मैंने अध्ययन कक्ष की खिड़की के पास बाहर पक्षियों के बैठने का स्थान बनाया हुआ है। इसे तार व जालियों से घेरा हुआ है ताकि वे अपने छोटे भाइयों को हड़पने वाले बड़े शिकारी पक्षियों से बचे रहें। लेकिन फिर भी इससे काम नहीं चल पाता। कई बार इन मोटे लालची घुसपैठियों के लिए मुझे एयर गन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने भारत आने के शीघ्र बाद ली थी। नोरबुलिंका में अपने बचपन में 13वें दलाई लामा की बंदूक के अभ्यास से काफ़ी वक्त मैंने गुजारा है और अब मैं काफ़ी अच्छी निशानेबाजी कर लेता हूँ। वैसे मैं उन्हें मारता नहीं हूँ। मेरी मंशा तो उन्हें थोड़ी तकलीफ देना होता है ताकि उन्हें अक्ल आ जाए। बायरन कॉटेज में मेरे दिन पहले की तरह गुजरने लगे। हर सर्दी में शरणार्थी बस्तियों में जाता और वक्त वक्त पर प्रवचन देता। धार्मिक अध्ययन भी मैंने जारी रखा। साथ ही मैंने पश्चिमी विचारों के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, विशेषकर विज्ञान, नक्षत्र शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में। और फुर्सत के पलों में फोटोग्राफी के पुराने शौक को फिर शुरू किया। 13 या 14 वर्ष की उम्र में मैंने लामा सेनशप सेरकान रिम्पोछे की मेहरबानी से पहला बॉक्स कैमरा प्राप्त किया था। शुरू में तो मैं रील धुलवाने का काम उसी के माध्यम से करवाता। तब वो दिखावा करता कि रील उसी की है। ऐसा वह मुझे बचाने के लिए करते, क्योंकि उसे डर रहता था कि कहीं कोई ऐसा फोटो न हो जो दलाई लामा के खींचने योग्य न हो। इन फिल्मों को वह व्यापारी के पास ले जाता जो इन्हें भारत से बनवाकर लाते थे। बाद में फिर मैंने नोरबुलिंका में एक डाक रूम बना लिया और अपने एक कर्मचारी जिग्मे तारिंग से खुद फोटो बनाना सीख लिया।
नए घर में आकर मैंने अपना दूसरा शौक भी पुनः शुरू किया, घड़ियां सुधारने का। यहाँ पहले वाले घर से ज्यादा जगह थी, सो मैंने एक वर्कशॉप बना ली और औजार जमा कर लिए। जहाँ तक मुझे याद आता है, मुझमें और 13वें दलाई लामा में एक साझा पहलू है, घड़ियों तथा जपमाला की तरफ खिंचाव। और जब मैं स्वभाव में अंतर देखता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि मैं उनका पुनर्वतार तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब घड़ियों और जपमाला में हमारी रुचि पर विचार करता हूँ तो जानता हूँ कि निस्संदेह मैं ही हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तब अपने पूर्वाधिकारी की जेब घड़ी रखता था, मगर मुझे कलाई घड़ी की चाहत थी। हालांकि लोगों ने मुझे इसके खिलाफ ही राय दी। जब मैं इतना बड़ा हो गया कि सेरकान रिम्पोछे को यकीन दिला सकूं कि मुझे घड़ियां सचमुच ही चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए लासा बाजार से एक रोलेक्स व एक ओमेगा घड़ी खरीद दी। विश्वसनीय नहीं लगता, मगर सच है कि बहुत पुराने दिनों में, जब तक कि चीनी हमें सभ्यता सिखाने नहीं आए थे, उन दिनों में भी लासा में स्विस घड़ियां खरीदना संभव था। दरअसल बहुत ही कम वस्तुएं रही होंगी जो वहां न मिलती हों, वरना तो इंग्लैंड के यार्ले साबुन व मार्माइट से लेकर लाइफ पत्रिका का पिछले महीने का अंक तक वहां आसानी से मिल जाता था। कहने की जरूरत नहीं है कि घड़ियां मिलते ही जो काम मैंने सबसे पहले किया वह था उन्हें खोलना। पहले तो अंदर जब सूक्ष्म से पुर्जे देखे तो जल्दबाजी का अफसोस हुआ, मगर उन्हें वापस बिठाने तथा उनकी गति कम या तेज करना सीखने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इतना ही खुश तब हुआ जब इनके लिए वर्कशॉप बना डाली। मैंने कुछ एक नामुराद घड़ियां अपने परिवार की व दोस्तों की भी ठीक की। औजार आज भी तैयार हैं, मगर वक्त ही नहीं मिलता। और फिर आजकल बनने वाली कई घड़ियां बिना खरोंच के खुलती भी कहाँ हैं। मुझे भय है कि मैंने उन कई लोगों को निराश किया होगा जिनकी घड़ियां ठीक करके लौटा तो दर्दी, मगर एकदम नई जैसी ठीक नहीं। मैंने आधुनिक तकनोलॉजी से साबका रखा है, मगर ये डिजिटल घड़ियां मेरे दिमाग में नहीं बैठीं। ऐसी कई घड़ियों को मैंने बिगाड़ कर छोड़ा है। इन्हीं में से एक थी सुंदर सोने की पैटेक फिलिप घड़ी, जो मुझे राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने उपहार में भेजी थी। इसमें सेकंड की अलग सुई तथा तारीख थी। यह मेरी समझ से तो बाहर थी ही। उन व्यावसायिक घड़ीसाजों को भी यह समझ नहीं आई जिनके पास मैंने इसे बिगाड़ने के बाद सुधारने को भेजा था। कई साल पहले स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गया तो इसे मैंने निर्माता को दिया, वही इसे ठीक कर पाए। सौभाग्य से लासा से पलायन के वक्त ये किसी भारतीय घड़ीसाज के पास थी। मैंने एक घड़ी और बिगाड़ी थी अपनी सरकार के एक सदस्य की। मुझे बड़ा अफसोस है कि इसके टुकड़े मुझे लिफाफे में बंद करके उस तक पहुंचाने पड़े। लगे हाथ उन 3 बिल्लियों की चर्चा भी कर दूं जिन्हें मैंने भारत आकर पाला। पहली बिल्ली 1960 के दशक के अंत में हमारे यहाँ आई। ये काले सफ़ेद धब्बों वाली सेरिंग थी जिसमें दोस्ताना व्यवहार के अलावा भी कई गुण थे। मेरे घर में जानवरों को कई कायदों में रहना पड़ता है, जिनमें एक ये भी है कि वे भिक्षु भिक्षुणियों जैसे हों। लेकिन सेरिंग में जो दुर्गुण था वह मैं बौद्ध सहन नहीं कर सकता था। अवगुण था चूहों के पीछे भागना। मुझे इस बारे में उसे कई बार अनुशासित करना पड़ता, मगर इन मौके पर वह जान गंवा बैठी। दरअसल वह मेरे घर में बड़े मजे से एक चूहे को मार रही थी। जब मैं चिल्लाया तो वह भागकर एक पर्दे की चोटी पर जा चढ़ी और पकड़ खो बैठी। जमीन पर गिरकर वह बुरी तरह घायल हो गई। मेरे बहुत इलाज के बावजूद वह उबर नहीं पाए और कुछ दिनों में ही मर गई। कुछ दिनों बाद ही मैंने बगीचे में एक बिल्ली का बच्चा देखा जिसे शायद उसकी मां छोड़ गई थी। मैंने इसे उठाकर देखा तो इसकी पिछली टांगें उसी तरह मुड़ी हुई थी जैसी सेरिंग की मृत्यु के वक्त मुड़ी थीं। मैं इसे घर उठा लाया और इसके चलने योग्य होने तक देखभाल करता रहा। सेरिंग की तरह ये भी मादा थी, लेकिन ज्यादा सुंदर और शरीफ। वह मेरे दोनों कुत्तों के साथ भी घुल मिल गई, खासकर सांगे के साथ जिसकी रोएदार छाती पर वह लेटना पसंद करती। जब दोनों कुत्तों के बाद वह भी मर गई तो मैंने पालतू जानवर न रखने का तय किया। मेरे वरिष्ठ गुरु और पशुओं को बहुत प्यार करने वाले लिंग रिम्पोछे ने एक बार कहा भी था कि पालतू जानवर अपने मालिकों के लिए आखिरकार बेचैनी का अतिरिक्त स्रोत होते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्ध विचार से जब सभी चेतन जीवों को आपकी प्रार्थना व ख्याल की जरूरत है तो सिर्फ 1 या 2 जीवों का ध्यान रखने व सोचने से क्या फायदा।
लेकिन 1988 की सर्दियों में मेरे घर के मुख्य द्वार के सामने किचन में मुझे एक बीमार बिल्ली का बच्चा व उसकी मां दिखाई दिए। मैंने उन्हें घर में आश्रय दिया। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मैंने पाया कि अपने दो पूर्ववर्तियों की तरह उनकी पिछली दो टांगें भी मुड़ी हुई थीं। मैं उसे तिब्बती दवाइयाँ तथा ड्रपर से दूध तब तक पिलाता रहा जब तक कि वह चलने फिरने योग्य नहीं हो गई और फिर वह हमारे परिवार में शामिल हो गई। इन पत्तियों के लिखे जाने तक उसका कोई नाम नहीं है जो वक्त आने पर उसे मिल जाएगा। इसी बीच वह बड़ी जिंदादिल और उत्सुक साबित हुई। जब मुझे कोई मिलने आता है तो वह निरीक्षण करने आती है। अब तक वह चूहों का पीछा तो नहीं करती मगर मेरी मेज पर पड़े भोजन को देखकर मौका मिलने पर वह नियंत्रित नहीं रह पाती। जानवरों के बारे में मैंने इतना देखा है कि बेशक वे पालतू भी हो जाएं, सारी सुविधाएं भी हों लेकिन मौका पाने पर भाग जाने के चक्कर में रहते हैं। इससे मेरे इस विश्वास को बल मिलता है कि आज़ादी की इच्छा प्रत्येक प्राणी में होती है। विभिन्न तबके के लोगों से मिलना मेरे 31 बरस के इस निर्वासन का महत्वपूर्ण पहलू रहा है। शुक्र है कि भारत एक आज़ाद देश है और यहाँ कोई रुकावट नहीं कि किससे मिलूं, किससे नहीं। कई बार मुझे वाकई ही असाधारण लोगों से मिलने का मौका मिला है। लेकिन मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मन से भी बीमार होते हैं और तन से भी। लेकिन अधिकतर मुझे आम आदमी व औरतें मिलते हैं। जब कभी मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो बन पड़े करूँ तथा जो सीख सके सीखूं। कभी कभार यह मेलजोल अजीब भी होता है मगर मुझे याद आता है कि हर मामले में मैं आने वाले से दोस्ताना ढंग से ही विदा हुआ हूँ। मेरा ख्याल है कि ऐसा सच्चाई की प्रेरणा से ही संभव होता है। मैं विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के लोगों समेत पिछड़े इलाके के लोगों से मिलकर विशेषतया बहुत खुश होता हूँ। एक प्रसिद्ध उदाहरण जे कृष्णमूर्ति का है। मैंने उन्हें प्रखर दिमाग वाला काफी पढ़ा लिखा और प्रभावशाली व्यक्ति पाया। यद्यपि वे सीधे से दिखाई देते थे तो भी जिंदगी और इसके मायनों पर उनके विचार बड़े साफ थे। अंततः मैं उनके कई अनुयायियों से भी मिला जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से खूब लाभ उठाया। उस समय की मधुरतम याद वह है जब मुझे अमेरिकी बेनेडिक्टाइन सन्यासी फादर टॉमस मेटन से मिलने का सौभाग्य मिला। वे थाईलैंड में अपनी त्रासद मौत से कुछ हफ्ते पहले नवंबर 1968 में धर्मशाला आए थे। हम 3 दिन लगातार 2 घंटे प्रतिदिन मिले। मेटन मध्यम कद के सुडौल तथा थोड़े गंजे व्यक्ति थे। बड़े बड़े बूट और अपने भारी सफ़ेद चोगे के मध्य कमर पर चौड़ी चमड़े की बेल्ट बांधते। लेकिन इस बाहरी दृश्य की यादगार से ज़्यादा महान तो उनका आंतरिक चरित्र था जिसे वे प्रकट करते। वे वाकई विनम्र और हार्दिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मैं पहली बार किसी आदमी में आध्यात्मिकता देख रहा था जो ईसाईयत मानता हो। उसके बाद तो ऐसे गुणों वाले बहुत लोग मिले मगर मेटन ही थे जिनसे मैंने क्रिश्चियन शब्द का सच्चा अर्थ जाना। हमारी मुलाकातें बड़े प्रसन्नता भरे वातावरण में होती। मेटन मजाकिया भी थे और ज्ञानी भी। मैं उन्हें कैथोलिक गेशे कहता। हम आपसी रुचि के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक मामलों पर बातें करते और संन्यास के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करते। मैं पश्चिम की संन्यास प्रथाओं के बारे में जो कुछ जान सकता जानने में लगा रहता। वे मुझे कई बातें बताते जो मुझे हैरानी में डाल देती। उनमें स्मरणीय तो यही है कि ईसाई साधक साधना करते वक्त कोई विशेष आसन नहीं अपनाते। मेरी समझ में आसन तथा यहाँ तक कि श्वसन भी जरूरी हैं। हमने ईसाई सन्यासी व सन्यासिनों द्वारा लिए जाने वाले प्रण पर भी बातें की। उधर मेटन मुझसे बौद्ध आदर्शों के बारे में अधिक से अधिक पूछते रहते। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें तंत्रवाद सिखाने वाला कोई गुरु मिल ही जाएगा। कुल मिलाकर आदान प्रदान बड़ा लाभदायक रहा, इसलिए भी कि मुझे उनसे पता लगा कि बौद्ध धर्म तथा कैथोलिकवाद में बहुत सी संभावनाएं हैं। इसलिए उनकी मौत पर मुझे बहुत दुख हुआ। मेटन ने हमारी 2 भिन्न धार्मिक प्रथाओं के बीच मजबूत पुल का काम किया। और इससे भी बड़ी बात तो ये कि उन्होंने मुझे ये समझने में मदद की कि अपना प्यार और कृपा की शिक्षाओं के साथ प्रत्येक धर्म अच्छे मानव पैदा कर सकता है। फादर टॉमस मेटन से मेरी मुलाकात के बाद मैं कई अन्य ईसाइयों के काफ़ी संपर्क में आया। अपनी यूरोप यात्रा के दौरान मैंने कई देशों के विभिन्न मठों की यात्रा की और हर बार दर्शन करके प्रभावित हुआ।
जिन सन्यासियों से मैं मिला उनके समर्पण भाव को देखकर बड़ी ईर्ष्या हुई। यद्यपि उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है मगर गुणवत्ता और समर्पण भाव बहुत ज्यादा। इसके विपरीत निर्वासन में हम तिब्बतियों के यहाँ बहुत ज्यादा सन्यासी हैं। निर्वासन जनसंख्या का 4 या 5% मगर वह समर्पित भाव कहाँ। स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए समर्पित संस्थाओं के माध्यम से ईसाइयों के काम से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। भारत में ही इनके कई अद्भुत उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में हम अपने ईसाई भाइयों से कितना कुछ सीख सकते हैं। कितना फायदा हो यदि बौद्ध भी समाज को ऐसा योगदान दे पाएं। मैं महसूस करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु व भिक्षुनियाँ दया के बारे में बातें तो बहुत करते हैं मगर सिर्फ जुबानी जमा खर्च। कई बार मैंने इस मामले पर तिब्बतियों व अन्य बौद्धों से बात की है और ऐसी संस्थाएं बनाने को उत्साह से प्रोत्साहन देता रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि यदि हम ईसाइयों से कुछ सीख सकते हैं तो वे भी हमसे कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए साधना व दिमाग की एक सूत्री एकाग्रता की जो तकनीक हमने विकसित की है वे शायद उन्हें धार्मिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएं। 1960 के दशक के अंत का सहयोग हुआ भारत, नेपाल और भूटान में 1 लाख निर्वासित तिब्बतियों के पुनर्वास के सपने के सच होता दिखने से। हालांकि तिब्बत से मिली खबरें बड़ी हताशा भरी थीं लेकिन मैं भविष्य की तरफ सच्चे और सुदृढ़ आशावाद की भावना से देख रहा था। लेकिन मेरे नियंत्रण से बाहर घटनाओं की 2 श्रृंखलाओं ने मुझे पुनः याद करा दिया कि हमारी स्थिति कितनी डावाडोल है। इनमें से पहली उन लगभग 4000 शरणार्थियों की है जो भूटान में बस गए थे। भूटान राज्य एक दूरस्थ देश है जो भारत की सुदूर पूर्वी सीमा पर तथा तिब्बत के मध्य प्रांत उत्सान के दक्षिण में पड़ता है। तिब्बत की तरह यहाँ विशाल पहाड़ हैं और हमारी तरह बौद्ध धर्म को समर्पित लोग रहते हैं। तिब्बत के विपरीत यह संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य है। भूटान के स्वर्गीय राजा उन तिब्बतियों के प्रति बड़े उदार थे जिन्होंने उनसे उनके देश में शरण मांगी थी। उन्होंने भारत सरकार की सहायता से मेरी जनता का जमीन व यातायात की सुविधा देकर कृषक बस्तियां बनाने में मदद की। शुरू में सब ठीक चल रहा था और तिब्बती भी बड़े खुश थे। जब बोधगया में 1974 में मैंने कालचक्र संस्कार कराया तो मैं उनके एक समूह से मिला था और उन्होंने बताया था कि सब ठीक चल रहा है। वे अपने मेजबानों की सराहना कर रहे थे, विशेषकर नए राजा जिग्मे वांगचुक की। उन्होंने राज्य के मामले संभालने में परिपक्वता का परिचय दिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दूध में खटाई पड़ गई। तिब्बती समुदाय के 22 प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और बिना मुकदमा चलाए राजधानी थिम्पू की एक जेल में ठूंस दिया गया। मेरा व्यक्तिगत प्रतिनिधि लहाडिंग स्वर्गीय राजा का एक रिश्तेदार भी उनमें से एक था। मुझे इस खबर से क्षोभ हुआ तथा महसूस किया पूर्ण जांच पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि मैंने इन व्यक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र के आरोपों का विश्वास नहीं किया, लेकिन जांच कभी नहीं हुई और न ही सही बात सामने आई। बाद में मुझे पता लगा कि भूटानी सरकार के एक आंतरिक मामले में इन तिब्बतियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कई तिब्बतियों ने भूटान छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन जो रह गए वे आज भी शांति से रह रहे हैं, इसके बावजूद कि उनके प्रति अभी भी कुछ शक तथा रोष है। तो भी मैं भूटानी जनता और सरकार का उनके एहसानों के प्रति कृतज्ञ हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में हमारे पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंध पूरी तरह पुनः बहाल होंगे। दूसरा दुखद प्रकरण है CIA द्वारा प्रशिक्षित व सुसज्जित गुरिल्लों का, जो हिंसक तरीकों से तिब्बती आज़ादी पुनः हासिल करने को संघर्षरत थे। मैंने बहुत बार ग्यालो थोंडुप व दूसरों से इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए है, मगर पूरी कहानी कभी सामने नहीं आई। मुझे पता है कि तिब्बत के ठीक साथ सीमा पर नेपाल के एक सुदूर क्षेत्र में मस्तांग नामक जगह पर 1960 में एक गुरिल्ला शिविर स्थापित किया गया था। शरणार्थी समाज में कई हजार जवान वहां एकत्र हुए थे। यद्यपि अमरीकियों से वास्तविक प्रशिक्षण पाने वालों का अनुपात बहुत कम था, पर दुर्भाग्य से इस कैंप की सेना रखने की प्रक्रिया सुनियोजित नहीं थी। परिणामस्वरूप भावी घुसपैठियों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ीं। वैसे स्वयं तिब्बत के भीतर संघर्ष कर रहे कई अतिविशिष्ट रूप से बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उठाए गए खतरों की तुलना में ये कुछ भी नहीं थी।
जब शिविर पूरी तरह काम करने लगा तो इन गुरिल्लों ने कई बार चीनियों की नाक में दम किया और एक बार तो एक काफिले को तहस-नहस कर दिया। इस हमले में उन्होंने मार्च 1959 से सितंबर 1960 के बीच लासा में 87,000 मौतों के रिकॉर्ड का दस्तावेज पकड़ा था। इन सफलताओं का एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि इनसे मनोबल बढ़ा। लेकिन यह अभियान लगातार व प्रभावी ढंग से वे नहीं चल पाए, जिसे संभवतया तिब्बती जनता के कष्टों में वृद्धि ही हुई। इससे भी बुरी बात तो ये हुई कि इन गतिविधियों से चीनी सरकार को विदेशी शक्तियों की गतिविधियों से तिब्बती आज़ादी पुनः प्राप्त करने वालों पर दोषारोपण का मौका मिल गया, जबकि यह सारे की सारा तिब्बती पहल पर हुआ था। 1970 के दशक में चीनी सरकार को अपनी मान्यता देने के बाद अमरीकियों ने गुरिल्लों को सहारा देना बंद कर दिया, जिससे पता चलता है कि उनकी यह सहायता उनकी कम्युनिस्ट विरोधी नीतियों का ही आईना था। ये तिब्बती आज़ादी की पुनः बहाली के लिए दी गई सहायता नहीं थी, लेकिन गुरिल्ले लड़ने पर आमादा थे। इसके कारण चीनी सरकार ने, जो उनकी गतिविधियों से काफ़ी तंग रही होगी, मस्तांग में इन गुरिल्लों के हथियार डलवाने को नेपाल सरकार से कहा। भले ही तिब्बतियों और नेपाल सरकार के बीच कुछ प्रबंध रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा करना चाहा तो गुरिल्ले ये कहकर इनकार कर गए कि वे लड़ते रहेंगे, भले ही अब उन्हें नेपाली सेना के साथ भी लड़ना पड़े। मैंने गुरिल्लों के इरादों की हमेशा प्रशंसा की है, लेकिन मैं उनकी हरकतों के पक्ष में कभी नहीं रहा। तब मैंने समझा कि हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे पता था कि अब उन पर प्रभाव डालने का एकमात्र रास्ता व्यक्तिगत अपील ही हो सकता था। तदनुसार मैंने भूतपूर्व कुसुन देपोनपी टी ताकला को उनके पास मेरा टेप किया गया संदेश ले जाने को कहा। इसमें मैंने कहा कि नेपालियों के साथ लड़ने में कोई तुक नहीं है, इसलिए भी कि कई हजार तिब्बती शरणार्थी जो नेपाल में बसे हैं, उन्हें भी दुख भोगना पड़ सकता है। इसके बजाय उन्हें नेपाली सरकार का एहसानमंद होना चाहिए, इसलिए उन्हें हथियार फेंककर शांतिपूर्वक बस जाना चाहिए। तिब्बती संघर्ष को लंबी अवधि की नीति की जरूरत है। पी.टी. ताकला ने मुझे बताया कि इसके बाद कई लोगों ने महसूस किया कि वे ठगे गए हैं। उनके कुछ एक नेताओं ने हटने के बजाय सचमुच ही अपनी गर्दनें काट लीं। मुझे ये सुनकर काफ़ी तकलीफ हुई। दरअसल स्वतंत्रता सेनानियों से अपील करते वक्त मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थीं। इतनी बहादुरी, ऐसी निष्ठा, तिब्बत के प्रति इस प्यार को चुनौती देना एक तरह से तो गलत था, लेकिन दिल से मैं जानता था कि ठीक बात यही हो सकती थी। गुरिल्लों में अधिकतर ने हथियार फेंक दिए, लेकिन कुछ एक ने, जो 100 से कम ही होंगे, मेरी दलील अनदेखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि जब वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते तो नेपाली सेना द्वारा उनका पीछा किया जाता। आखिरकार एक घात में वे पकड़े गए और उन्हें वही हिंसक मौत मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और इस प्रकार तिब्बती इतिहास में इस सबसे दुखद प्रकरण का अंत हो गया।